विद्यापाल उगसेनपाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि हम डीएलएड की परीक्षा क्योंकि मार्च में होनी है, प्रस्तावित है, अभी डेट नहीं आई है, उसी के मद्देनज़र हम उन महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आज 2020 में 2020 में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उन्हीं को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। 2020 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसी के तहत हम आज बहुत अल्प समय में 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उसके पहले क्रम में है कि पहला प्रश्न है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? तो इसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है कि चरित्र का निर्माण होता है, दूसरा मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह 4 महत्वपूर्ण चीजें दी हुई हैं। तो ये जो विचार हैं ये स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। जब आप स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यह जो कथन है यह स्वामी विवेकानंद का कथन है। तो इस प्रकार आपका जो तीसरा विकल्प है वह आपका सही माना जाएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरा प्रश्न कि जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यूनेस्को दिया गया है, WHO दिया गया है, यूनिडो दिया गया है और यूनिसेफ दिया हुआ है। यह 4 विकल्प, लेकिन इसमें जो पहला विकल्प है आपका यूनिसेफ, यह आपका सही है। अब बात ये यहाँ पर आती है कि यूनिसेफ तो है, लेकिन यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसके फुल फॉर्म में, यूनेस्को के फुल फॉर्म में हम लिखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप अपनी पाठ्यपुस्तक में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक। WHO का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसी प्रकार से यूएनआईडीओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसका काम इंडस्ट्रियल इलाकों को दुरुस्त करना, सही करना, उनके मानकों को व्यवस्थित करना था। और यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वह है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यह इसका फुल फॉर्म है। तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन क्या हो गया? इसमें आपका पहला विकल्प सही हो गया। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बार बार मैंने बताया है कि दीवा स्वप्न के लेखक कौन हैं, तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि दीवा स्वप्न के लेखक गिज्जू भाई बधेका को कहा जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। पाली भाषा शिक्षा का कब माध्यम थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा में पाली भाषा थी नहीं, संस्कृत भाषा थी। बौद्ध कालीन शिक्षा में अगर आप देखिए तो जितने भी अभिलेखों की प्राप्ति हुई है वह सभी अभिलेख, बौद्ध कालीन जो अभिलेख थे, जो गौतम बुद्ध से संबंधित थे, उनकी शिक्षा दर्शन से संबंधित थे, उनके उपदेशों से संबंधित थे, वो जितने प्रकार के भी अभिलेख हैं या जो आपके पांडुलिपियां हैं वह सभी पाली भाषा में लिखी गई हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बौद्ध कालीन शिक्षा ही होगा। मुस्लिम कालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा ये दोनों सिमिलर नहीं है। ये अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में इनकी शिक्षा दी जाती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाली भाषा शिक्षा का माध्यम जो है बौद्धकालीन शिक्षा रही है, बौद्धकालीन शिक्षा रही है। पांचवा प्रश्न है कि मुदालियर आयोग संबंधित है। मुदालियर आयोग संबंधित है। तो जैसा कि हमें पता है कि मुदालियर आयोग 1952 में स्थापित हुआ था और इसका संबंध
माध्यमिक शिक्षा से था। किसका संबंध? मुदालियर आयोग का संबंध माध्यमिक शिक्षा से था। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न कहता है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से स्फुटित होती है और अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से स्फुटित होती है और अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की भी यही कहते हैं अपने शिक्षा की परिभाषा में कि मनुष्य के अंदर निहित अंतर्निहित शक्तियों का पूर्णतया विकास ही शिक्षा है। तो देखिए यहाँ पर भी अंतर्निहित शक्तियाँ आ गई हैं, तो जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये स्वामी विवेकानंद का तो कथन नहीं है। ठीक है, यह जो कथन है आपका, यह स्वामी विवेकानंद का कथन नहीं है, यह कथन है रूसो का। किसका कथन है? रूसो का। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति या अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णतया अभिव्यक्ति विवेकानंद की भी परिभाषा में भी है, लेकिन यहाँ पर यह परिभाषा, यह कथन, यह रूसो का कथन है। यह कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से स्फुटित होती है, ठीक है, और अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा, यह कथन रूसो का है। किसका है? रूसो का है। इसके बाद 7वें प्रश्न की तरफ आते हैं। समझ में आ रहा है ना कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। जब हम शिक्षा का इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक शिक्षा का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमको मैकाले भी पढ़ने को मिलते हैं, विलियम हंटर भी मिलते हैं पढ़ने के लिए, चार्ल्स ग्रांट भी मिलते हैं, चार्ल्स वुड भी मिलते हैं। तो इसमें यह पूछा गया है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो इसमें आप लगाएंगे चार्ल्स ग्रांट। यह आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? शब्द को तोड़ दीजिए, उसका अर्थ निकाल लीजिए। किंडर अलग कर दीजिए, गार्डन अलग कर दीजिए। किंडर किड से बना हुआ है, किड मतलब बच्चे, ठीक। तो किड का मतलब, किंडर का मतलब हो गया बच्चे, और गार्डन का मतलब हो गया बगीचा या उद्यान। तो यहाँ जो आपका तीसरा विकल्प है बाल उद्यान, यह आपका सही हो जाएगा। बच्चों का घर भी नहीं है, बच्चों के खेल का स्थान भी नहीं है, बच्चों का कमरा भी नहीं है, यह बाल उद्यान कहलाता है। किंडरगार्टन क्या कहलाता है? बाल उद्यान कहलाता है। 9वां प्रश्न आपका, गिज्जू भाई शिक्षा को मानते थे। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि बाल देवो भवः, बाल देवो भवः की विचारधारा गिज्जू भाई बधेका ने प्रस्तुत की। तो बाल देवो भवः की विचारधारा अगर उन्होंने प्रस्तुत की, तो गिज्जू भाई शिक्षा को मानेंगे, वो बाल केंद्रित ही मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाल देवो भवः, बालक जो है वो देव है, देवता तुल्य है। तो इसलिए इनकी जो शिक्षा पद्धति रही होगी वह बाल केंद्रित रही। ठीक है। महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? ठीक है, यह आपका 10वां प्रश्न है। महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? तो इसके विकल्प में 4 विकल्प दिए हुए हैं। 1992 दिया है, 1995 दिया है, 1988 दिया गया है, 1989 दिया गया है। तो जो आपका चौथा विकल्प है 1989, यह आपका सही होगा। 1989 में महिला समाख्या योजना लागू की गई। ठीक, आइए 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? तो अभी मूल्य की परिभाषा मैंने काने के अनुसार बताई थी आपको। उन्होंने कहा जॉर्ज जे काने के अनुसार मूल्य की परिभाषा मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि मूल्य वे आदर्श होते हैं, वे विश्वास होते हैं, वे मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश व्यक्ति धारण किए
हुए होते हैं। तो ये परिभाषा तो काने की हो गई, तो इसका मतलब कि काने तो एकदम नहीं होंगे इसमें, ठीक है। और पार्सन्स ने मूल्यों पर बल तो दिया, लेकिन यह परिभाषा उनकी भी नहीं है, महात्मा गांधी की भी नहीं है। यह परिभाषा है अर्बन की। यह परिभाषा किसकी है? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह परिभाषा अर्बन की है, तो यहाँ पर हम अर्बन लगाएंगे। इसके बाद जो है स्वच्छ ऊर्जा संसाधन। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, अब 4 विकल्प दे दिए गए। पहला विकल्प इसमें है सौर ऊर्जा, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा कोयला, चौथा प्राकृतिक गैस। और पूछ रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन जिसमें कोई प्रदूषण न हो, ठीक। तो आप देखिए, अगर हम नीचे से देखें, प्राकृतिक जो गैसें होती हैं, एलपीजी जो गैसें होती हैं, उनसे भी प्रदूषण होता है, कोयले से भी प्रदूषण फैलता है, पेट्रोलियम पदार्थों से भी प्रदूषण फैलता है। लेकिन जो सौर ऊर्जा होती है वह प्रदूषण नहीं फैलाती, बल्कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती है, स्वच्छ बनाए रखती है। तो इसलिए इसमें जो विकल्प पहला होगा यह आपका सही होगा। 13वां प्रश्न है, बहुत ही सरल है। मैंने अपनी कक्षा में भी, ऑफलाइन कक्षाओं में इस चीज़ को बताया है। चूँकि ऑनलाइन क्लासेजें थोड़ी देर से चली हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया है। ऑफलाइन कक्षा में मैंने बताया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। वे सभी बच्चे जिन्होंने मेरे द्वारा ऑफलाइन कक्षा ग्रहण की है वो ये जानते हैं कि अनुच्छेद 21 क, कहीं कहीं पर इसमें ए भी लिखा रह सकता है, कोष्ठक में ऐसे ए भी लिख देंगे, 21 ए, या कोष्ठक में अ लिख देंगे। तो इससे आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा कि सर ने तो 21 क बताया था, यहाँ तो 21 ए लिखा हुआ है या 21 अ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो उससे गड़बड़ मत करिएगा, 21 ही आपका सही है, 21 का, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई है। 14वां प्रश्न है आपका, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? इसको भी मैंने अपनी कक्षा में, ऑफलाइन कक्षा में आप लोगों को बताया है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, इसके 4 विकल्प दिए हैं। आत्म अनुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। लेकिन इसमें जो पहला विकल्प है आत्म अनुभूति, यह आपका सही है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं यह आपके गलत हैं, ठीक है। 15वां प्रश्न है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। इसको भी मैंने अपनी कक्षा में बताया है कि प्रकृतिवाद न तो प्रभावात्मक अनुशासन की बात करता है, न सामाजिक अनुशासन की बात करता है, न दमनात्मक अनुशासन की बात करता है, बल्कि मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात प्रकृतिवाद करता है। क्योंकि प्रकृतिवाद स्वतंत्रता पर बल देता है। किस पर बल देता है? स्वतंत्रता पर बल देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। तो बच्चों, अपने इस संक्षिप्त ऑनलाइन वीडियो या क्लासेज के माध्यम से हम 2020 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित थे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे। और अगली वीडियो में हम आपके सम्मुख अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।